तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है लेट a इज इक्वल टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। मतलब जो सेट a है ना वो -1 से लेकर 1 तक जा रहा है और इसके बीच में आने वाले जितने भी रैशनल इरैशनल नंबर होंगे वो भी सब इंक्लूड करता है ना। -1 से 1 एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। फिर क्या कहता है, देन डिस्कस करो वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस, ये जो फंक्शन दिया है, एक मैंने फर्स्ट रखा है, इसके बाद हम बी भी रखेंगे, सी भी रखेंगे, एक एक करके लेंगे। फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए, मतलब फंक्शन ऑन ए जो मैपिंग है, मैपिंग वो कैसे दी हुई है मैंने बताया था ना आपको रिलेशन के टाइम पे, ऑन ए, इन ए रिलेटेड टू ए, उनका मतलब एक ही होता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फंक्शन की जो मैपिंग है वो है ए टू ए, राइट। ए टू ए का फर्दर मतलब मैं फंक्शन की जो मैपिंग है ए के नीचे सेट ही लिख देता हूं, -1 से 1। क्लियर है। आगे हमें कहता है कि R11 ऑनटोर बाइजेक्टिव, चेक करना है, डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन 11 है, ऑनटू है या बाइजेक्टिव है ना। ये चीजें हमें चेक करनी है एक एक करके। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये अच्छे सवाल हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें चेक करते हैं इंजेक्टिविटी के लिए, 11 चेक करते हैं, 11 फंक्शन आप लिख दिया करें, 11 चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं हम, लेट करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्लियर है। f ऑफ x1 रखे, अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, ये है ना, फंक्शन मेरे पास क्या है ये, अगर मैं यहां पर x1 रखता हूं तो ये इट विल बिकम x1 over 2, और अगर मैं x2 रखता हूं तो इट विल बिकम x2 अपॉन में 2। सो 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। ये कैसा फंक्शन हो गया सर, इट इज 1 1। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब जब मैं इनपुट को सेम डालता हूं तभी मुझे आउटपुट सेम मिलती है। अगर इनपुट सेम नहीं हुई तो आउटपुट भी सेम नहीं होगी। अगर इनपुट सेम नहीं और आउटपुट सेम हो जाए तब तो मैनिमल हो गया भाई। ये कहता है इनपुट सेम होगा, अगर यहां 3 रख दिया तो यहां भी 3 ही रखना पड़ेगा, तभी वैल्यू सेम निकल के आएगी। अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो 2/2 1, तो मुझे यहां भी 2 ही रखना है, तो 2/2 1, तो ये 1 1 का एग्जांपल हुआ। जैसे मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो मेरे को वैल्यू क्या देगा यहां पर 1, तो 2 रखने पर 1, और मैं कह रहा हूं x1 इक्वल टू x2, तो x1 भी 2 रखना पड़ेगा और x2 भी 2 रखना पड़ेगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट सेम आएगा। तो ये तो 1 1 का ही तो केस होगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे, ऑन टू का पार्ट इसका बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। ऑन टू सबसे पहले सर हम मैपिंग दोबारा लिखते हैं, फंक्शन की जो मैपिंग है ये वाली, हम मेन मैपिंग को ही लिख लेते हैं, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, -1 to 1। सबसे पहले हमारा वही काम होता है, कोडोमेन का सेट लिख लो सर। कोडोमेन जो होगा वो होगा -1 से 1 तक। अब जो हमारे पास फंक्शन है उसको लिख लो सर, दैट इज x/2, ठीक है। अब सर सबसे पहले लॉजिकली चेक करेंगे कि रेंज आ क्या सकती है। मैं क्या देख रहा हूं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है रेंज किसके इक्वल हो जाए, इस वाले सेट के। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, हमें निकालना क्या है, मैं रेंज ढूंढ रहा हूं और अगर रेंज इसके इक्वल आ गई देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन, बस इतनी सी बात है। तो सर सबसे पहले लॉजिकली देखते हैं कि रेंज आ क्या कह सकती है, यहां से निकल के क्या आ सकता है, मतलब fx की वैल्यू आ क्या कह सकती है। तो सर x अगर मैंने 0 रख दिया तो fx की वैल्यू 0 आ सकती है, अगर मैंने पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव रखा तो नेगेटिव आ सकती है। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसी को अलजेब्रिकली चेक करता हूं तो लेट कर लेते हैं हम वही, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x/2। अब मैं इसको x के कॉन्टेक्स्ट में लिखता हूं, रीडिफाइन कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 2y, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, तो सर यहां पर भी y इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ, यानी इट इज डिफाइंड, मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर चेक करने हैं क्या, नहीं सर, हमें तो ये चेक करना है, बात समझने की है, बात समझे, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि अगर ये मैपिंग रियल टू रियल होती है बेटा तो मैं डायरेक्ट कह देता कि हाँ ये तो डिफाइन है, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी, समझ रहे। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि जो मेरा कोडोमेन है -1 से 1, क्या रेंज वाकई में इसी के अंदर आ रही है क्या,
अगर मेरे को ये देखना है कि वैसे तो लॉजिकली जब मैं चला और मैं अलजेब्रिकली चल रहा हूं तो आंसर दोनों से सेम आ रहा है। ये भी कह रहा है कि प्लस माइनस जीरो कुछ भी वैल्यू आ सकती है और ये भी कह रहा है प्लस माइनस जीरो कुछ भी आ सकती है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि प्लस माइनस इसके बीच की वैल्यू आएगी या इससे बियॉन्ड आएगी या इसी के जितनी आएगी। तो उसके लिए फिर से देखो ध्यान से फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा हमारे को एक और। ये इसलिए अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। पहला सेट है हमारे पास ए सेट। ए सेट के अंदर एक्स नाम के एलिमेंट आ रहे हैं और बी सेट के अंदर एफ ऑफ एक्स। यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां 0 लेते हैं, यहां -1 है ना। बीच में 1-2 नंबर और ले लेते हैं, जैसे -0.4 और यहां ले लेते हैं 0.4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सेम वे -1 एंड सो ऑन, -0.4 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन 0.4 एंड सो ऑन 1। ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करिएगा। कहता क्या है, y 0 कब आएगा? ये y है ना, ये सेट फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा है, ये y है ना। y 0 कब आएगा? जब x 0 होगा। बात समझे, y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू आ गई 0 है ना, तो 0 से 0 रिलेशन बनाएगा। चेक करो। अच्छा, अगर मैं y को 0.2 रख दूं, y को एक तो मैंने ब्रैकेट ये ले लिया, y को मैंने रख दिया 0.2। अगर मैंने y को 0.2 रख दिया 0.2 तो x क्या आएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ 0.2, मतलब जो रिलेशन बनेगा 0.4 का 0.2 से बनेगा। अच्छा, और रखते हैं, 1-2 और वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मैंने y को -0.2 रख दिया तो x आएगा ट्वाइस ऑफ -0.2, मतलब x आएगा -0.4 है ना। तो x आएगा -0.4, लेकिन ये कितना होगा? -0.2। तो मैं अगर इसका इससे रिलेशन, ठीक है सर, 1-2 वैल्यू और रखते हैं। इस बार y को 1 रखता हूं, तो अगर मैंने y को 1 रख दिया, ध्यान से देखना, y को अगर मैंने 1 रख दिया तो x क्या आएगा? 2। तो y अगर 1 रख दिया तो x आएगा 2। तो अगर y मैंने 1 रख दिया तो x 2 है यहाँ पे? सर यहाँ तो है ही नहीं, x 2 तो नीचे आएगा कहीं पर, और 2 तक तो मुझे जाना ही नहीं है इस रियल नंबर तक। तो कहता है -1 से 1 तक ही लेना है आपको सेट A, जो डोमेन का सेट है -1 से 1 तक, और कोडोमेन का भी वही लेना है। तो x2 निकल के आएगा? सर नहीं आएगा। सेम वे अगर मैंने y को -1 रख दिया, अगर मैंने y को -1 रख दिया, अगर मेरी रेंज ये आ गई तो x को क्या होना चाहिए सर? अगर मैंने y को -1 रखा तो x होना चाहिए -2। चेक करो, तो x -2 यहां बैठा है? सर नहीं, वो तो बाहर बैठा होगा कहीं, वो इस सेट का पार्ट ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो सर इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ कि ये -1 और ये 1, इनका तो रिलेशन ही नहीं बनेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो देयरफॉर, बिकॉज आप क्या लिखेंगे? बिकॉज आप कुछ भी लिख दें, बिकॉज 1 है ना, बिकॉज 1 हैज नो प्री इमेज, या आप ऐसे लिखे बिकॉज इमेज 1 हैज नो प्री इमेज है ना, इन सेट ऑफ डोमेन है ना, इन द सेट ऑफ डोमेन। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सोचो ना आप बात को। सर इसका अगर ऑन टू होना है तो इन सभी के साथ रिलेशन बनना चाहिए। इस -1 के साथ और 1 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो रेंज ये तो नहीं आई। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यहां पर लिख भी देना मत, यानी अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ना, इस स्पेस को मैं इधर यूज कर लेता हूं। देखिए, अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आप क्या लिखेंगे। ये सब लिखने के बाद देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट, नहीं आई ना रेंज, क्योंकि रेंज जो आ रही है उसमें ये नंबर भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट ये और ये इन पर मैपिंग आ रही है। सर कोई मैपिंग नहीं आ रही, कोई एरो नहीं आ पा रहा। हाँ, यहां पर होगा, उस पर मैपिंग आ जाएगी, हो सकता है इस पर भी आ जाए, हो सकता है इस पर भी आ जाए, हो सकता है इस पर, लेकिन इन दो एक्सट्रीम्स पर तो नहीं आ रही, और इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल के साथ है। तो अगर इन दोनों पर मैपिंग नहीं आ रही तो रेंज कोडोमेन सेट में इक्वल तो हुई नहीं। या आप एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, इमेज 1 हैज नो प्री इमेज इन सेट ऑफ domain, hence range is not equal to codomain, hence it is not on to। क्लियर है बात? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। हमने देखा अगर यहां पर रियल टू रियल होता तो मैं डायरेक्ट कहता यस इट इज फाइन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक क्वेश्चन भी किए हैं और पहले भी किए। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर सेट को ही चेंज कर दिया उसने। लॉजिकली देखा तो +-0 आ रहा है, लेकिन +-0 क्या कोडोमेन के सेट से ही आ रहा है क्या, वो चेक करना जरूरी है। क्लियर है? लिख ले अब आप इसको।
तो चलिए स्टूडेंट्स एक और पार्ट पर बात करते हैं। सेम क्वेश्चन, बस पार्ट को चेंज कर दिया, इस बार मॉड्यूलस दिया है ना। और हमने मॉड्यूलस पर लास्ट लेक्चर में काफी क्वेश्चंस भी किए हैं। सेम तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 क्या कहता है सर मैपिंग नहीं लिखी हमने, चलो मैपिंग लिखते हैं सबसे पहले। बेटा मैपिंग क्या होगी इसकी, वही सर जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो ऑन ए है। इस बार जो फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स करके दिया है, तो हम जी ही लेके चलते हैं ऑन ए। तो जी जो फंक्शन होगा ए टू ए है ना, इसी का मतलब जी ऑफ फंक्शन जो हमारा होगा उसकी मैपिंग होगी -1 से 1 टू -1 से 1। अब हम टेस्ट फॉर 1 1 या इंजेक्टिविटी करते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे सर, लेट जी लेके चल रहा हूं मैं फंक्शन में, क्योंकि जी से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इस चीज का याद रखें, जरूरी नहीं हमेशा एफ से ही काम होगा, ठीक है। अब अगर मैंने x की जगह पर x1 रख दिया, तो यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ x1 और यहां पर आएगा मॉड्यूलस ऑफ x2। और ये बात तो हमने क्लास 11th में ही पढ़ ली थी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि ये +-x2 होगा। तो मतलब इट इज नॉट 1 1, ये क्या होगा सर, मैनी 1 होगा। अच्छा सर इसको एक बार चेक भी कर लें। हाँ आप एरो डायग्राम बनाएं, क्योंकि ये ना हम इसको चेक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो सेट है बहुत बड़ा नहीं है, यानी है तो बहुत बड़ा, इसके अंदर जितने इनफाइनाइट नंबर आएंगे उसको गिन नहीं सकते, बट स्टिल वी कैन चेक, वी कैन चेक द ट्रेंड की किस तरह से ट्रेंड चल रहा है। तो देखो -1 0 1 है ना, एंड सो ऑन, और यहां पर भी एंड सो ऑन, -1 0 और 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और यहां पर जो सेट है इसका नाम है A, जिसमें से हम X नाम के एलिमेंट्स निकालते हैं, और B जिसमें हमारे को रेंज मिलती है ये। अब ये मैनी 1 है, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि -1 अगर मैंने यहां पर रख दिया तो वैल्यू 1 देगा, और 1 रख दिया तो भी 1 देगा। चेक करो सर, ये तो वाक्य में मैनी 1 है ना। और सर मॉड को हम पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर में ये भी पार्ट दिया हुआ है, तो मैंने कहा चलो इसको भी डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। अदरवाइज बेटा मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था। देखिए ऑन टू भी कुछ इसी तरह से होगा, जो जी फंक्शन है उसकी जो मैपिंग है -1 से 1 टू -1 से 1 है ना, और जो मेरे पास यहां पर कोडोमेन का सेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -1 से 1। अब सर ये एक फंक्शन जो है ना मॉड्यूलस फंक्शन है, इसके लिए मुझे मैपिंग लगाने की या इसके लिए मेरे को रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो बहुत ही कॉमन फंक्शंस हैं, जो बहुत ही कॉमन फंक्शंस हैं जिनके डोमेन या रेंज आप जानते हैं, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मेरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x है, तो इसकी रेंज मैं जानता हूं सर। रेंज जो होती है ना मोड की, वो होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन यहां पर मैं इनफाइनाइट ना लेके क्या लूंगा, 1 लूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं इनपुट दे पा रहा हूं वही तो आउटपुट आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप बात समझने की कोशिश करें। यहां से देखें, मैं x के अंदर -1 से लेकर 1 तक ही तो नंबर रख सकता हूं, तो रेंज भी तो -1 से 1 के बीच में ही आएगी कहीं ना कहीं। सर -1 रखते हो तो 1, -0.5 रखते हो तो +0.5, अगर आपने -0.5 रखा तब +0.5, अगर आपने 0.5 रखा तो भी 0.5, -0.4 रखोगे तो 0.4, +0.4 रखोगे तो 0.4, 0.3 माइनस का रखोगे तो +0.3। तो बेटा कहने का मकसद ये हुआ कि 0 तो आएगा, अगर आपने 0 रख दिया तो 0 आ जाएगा। और मैक्सिमम आप इनपुट क्या दे सकते हो सर, 1, तो आउटपुट क्या आएगा मैक्सिमम, वो भी 1, ना कि रियल नंबर। अगर ये मैपिंग रियल टू रियल होती तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है ना, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है बात है ना। नॉन नेगेटिव रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो रेंज होती है किसकी, मॉड्यूलस फंक्शन की। लेकिन अगेन डिपेंड करता है किस तरह का इनपुट है। इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस करना सही समझा, क्योंकि बच्चों को लगता है सर आपने तो रेंज बताई थी 0 से इन्फिनिटी। नहीं, डिपेंड करता है डोमेन का सेट क्या है, ठीक है। तो देयरफॉर रेंज इज दिस व्हिच इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ कोडोमेन। सर ये तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हेंस नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके सी पार्ट की। सेम क्वेश्चन पार्ट सी, पार्ट अलग है, ध्यान से समझिएगा। फिर से हम वही मैपिंग लिखते हैं। सर फंक्शन h से रिप्रेजेंट हुआ है तो h से ले लेते हैं a टू a। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1 से 1 टू -1 से 1 है ना। जो मैपिंग है वो ऑन a है, मतलब a टू a है, फर्दर मतलब ये हुआ, राइट।
अब देखिए जो मेरे पास जो फंक्शन है ना वो थोड़ा बढ़िया दिया हुआ है x mod x। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन होता था mod x, तो मैं लेट करता था, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो आप कहते थे mod x1 इक्वल टू mod x2, तो इसके दो मीनिंग आते थे। ये बात हमने क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस में सीख ली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि x1 यहाँ पर प्लस माइनस और x2 यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो 4 केस बनते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, एक नेगेटिव पॉजिटिव ले लो और एक ले लो नेगेटिव नेगेटिव, है ना। ये 4 केस बनते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मैं लेता हूं तो x1 इक्वल टू x2, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब x1 इक्वल टू माइनस x2, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब दिस, और इसका मतलब वो बेटा नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है। तो एक केस ये अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल जो लॉजिकल मीनिंग दे रहा है वो सेम केस आ रहा है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पर भी, नेगेटिव नेगेटिव पर भी, और ये भी सेम ही दे रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली जब दो मोड इक्वल होते हैं ना तो दो ही केस प्रैक्टिकली बनते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख देते हैं और हम मैनी वन बोल देते हैं, है ना। ये चीज हमने सीख ली थी 11th में। लेकिन अब क्या दिक्कत आई है, सर ये जो फंक्शन है इसके साथ x में बिठा दिया इन्होंने, तो इसको तो आपने एक बार रीडिफाइन करना ही पड़ेगा, डबल डेफिनेशन फंक्शन इसका लिखना पड़ेगा, तब हम इस पर फर्दर बात कर पाएंगे। तो एक बार हम इसको रब कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं अगर मेरे पास फंक्शन होता mod x, मान लीजिए मेरा जो फंक्शन है वो होता mod x, तो आप क्या कहते हैं सर, mod x अगर मेरा फंक्शन है तो x फंक्शन x रहेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर x 0 से छोटा होगा तो ये माइनस x होगा। ये बात हमने पढ़ी हुई है। कैसे सर? देखो जब आप x को 0 या 0 से बड़ा रखेंगे, यहां पर रखो 0 रखो, x 0 रखा तो आंसर आएगा 0, x 0 से बड़ा रखोगे तो 1, वरना आप डायरेक्ट यहां रखो। अगर मेरे पास फंक्शन ये है, x को 0 रखा तो 0 देगा, 1 रखोगे तो 1 देगा, 2 रखोगे तो 2 देगा। मतलब जब 0 या 0 से बड़ा होगा आई डोंट नीड मॉड्यूलस। लेकिन जैसे ही 0 से छोटा नंबर रखोगे, जैसे -1, तो आउटपुट तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो सर मुझे तब मॉड चाहिए। तो अगर मैंने x 0 से छोटा लिया तो मतलब -1 लिया तो मुझे माइनस का साइन देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो लेकिन मेरे पास फंक्शन ये नहीं सर, ये है, तो इसको अगर मैं फर्दर रीडिफाइन करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ, ये mod x है, ये x है ना। देखो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या इफ x इज स्मॉलर देन 0, तो mod x ये 2 पर ब्रेक हो रहा है और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, x, तो x इंटू x एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतनी सी रीडेफिनेशन हमें देखनी थी जो हमने देख लिया। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूं बेटा, इसको मैं यहीं पर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है स्पेस कम पड़ेगा। 1 चेक करने के लिए भी हमारे पास दिक्कत क्या आएगी, देखिए फंक्शन है मेरे पास h, तो लेट किया मैंने, लेट h x1 इज इक्वल टू h x2, ठीक है। अब सर दिक्कत क्या है, आप x1 और x2 ले कहां से रहे हो, इस वाली डेफिनेशन से ले रहे हो, इससे, मतलब ये है आप क्या x1 x2 दोनों यहां से ले रहे हो या यहां से ले रहे हो, या ऐसा तो नहीं कर रहे x1 यहां से ले रहे हो, x2 यहां से ले रहे हो, या x1 यहां से ले रहे हो या x2 यहां से ले रहे हो, ये तो नहीं पता लग रहा ना। तो इसके लिए फर्दर केसेस बनेंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने दिखाया mod x इज इक्वल टू mod x, तो 4 केस बने, वो अलग बात है कि 2 ही उसके रेलेवेंट केसेस निकल के आए। तो इसी तरह से 4 केस अब हम यहां पर भी बनाएंगे। तो पहला केस हम यहां पर लेने जा रहे हैं क्या, कि व्हेन x1 x2 बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर x1 x2 अगर 0 से बड़े ले लेते हैं, मतलब हम ये फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ इस फंक्शन की 2 डेफिनेशन है, या तो ये या ये, है ना, या तो ये या ये। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन डिपेंड कर रही है x पर। जैसे ही x 0 या 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये चलेगी, है ना। तो अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन ये कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि x1 x2 दोनों 0 से बड़े या 0 तक हैं, 0 या 0 से बड़े हैं। तो अगर hx1 इक्वल टू hx2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन ये है तो अगर मैंने x1 यहां रखा तो यहां क्या बन जाएगा सर, x1 स्क्वायर, और अगर x2 रखा तो यहां क्या बनेगा सर, x2 स्क्वायर। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। सर ये तो 1 है ही नहीं, क्यों, ये आपने इक्वल लिए, ये तो x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, प्लस माइनस के आ गया, तो हेंस इट इज ऑन टू। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बिकॉज इस यहां से मेरे पास 2 केस बने, x1 इक्वल टू x2 या x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब मैं एक बात कह रहा हूं, ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर, x1 और x2 दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों 0 से बड़े हैं, तो
क्या कोई भी नेगेटिव नंबर आ सकता है? x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समथिंग हो सकता है? दोनों तो जीरो से बड़े नंबर लेने हैं सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। या आप ऐसे समझें कि क्या किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का सम जीरो आ सकता है? अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूं सर, वो भी पॉसिबल नहीं है, अनलेस और अनटिल दोनों जीरो ना हो। अगर दोनों जीरो हो गए, x1 x2 अगर दोनों ही जीरो हो गए, मतलब x1 और x2 दोनों इक्वल तो हो गए, तब तो वो ये केस दे देगा। अगर x1 और x2 आप कह रहे हो सर जीरो भी तो हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर x1 और x2 दोनों ही जीरो हो गए तो मतलब x1 इक्वल टू x2, तो सर ये तो वो केस आ गया। नहीं तो अगर जीरो नहीं है तो जीरो को एक मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी कोई भी नंबर रख के देखो, दोनों का सम कभी जिंदगी में जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और अगर सर x1 और x2 दोनों ही जीरो हैं तो सर इस केस की जरूरत नहीं है, फिर तो यही केस काम करेगा, फिर तो ये दोनों सेम केस है। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज एन इररेलेवेंट या नॉट पॉसिबल केस, ये हो नहीं सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यही क्वेश्चन कहीं और होता तो यस इट इज नॉट 1-1। अभी फिलहाल के लिए 1-1 है, ये 1-1 है, मैं मेन इसी की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात आपको अच्छे से? चलिए अब अलग केस लेते हैं। जब x1 और x2 दोनों इससे बिलोंग कर जाए, when x1 x2 बिलोंग्स टू जीरो, बिलोंग्स मतलब स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर x1 x2 दोनों जीरो से छोटे हैं और मैंने लेट ये कर लिया है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी? x1 x2 सर जीरो से छोटे मतलब ये, और अगर ये लिया मैंने तो hx की डेफिनेशन ये चल रही है, मतलब x माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x2 स्क्वायर। चेक करो, ठीक है। और सर फिर से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, तो यहां से भी दो केस आ रहे, x2 या x1 इज इक्वल टू माइनस x2। क्लियर है बात? अच्छा सर एक तो इससे तो पता लग रहा है ये 1-1 है, लेकिन सर ये 1-1 नहीं बनने दे रहा, फिर ऐसे सोचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x1 अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो प्लस x2 इक्वल टू जीरो। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैंने कंडीशन लिया x1 x2 दोनों जीरो से छोटे हैं, तो कोई दो नेगेटिव नंबर लो, उनका सम जीरो बना दोगे? सर नहीं बन सकता, हेंस ये भी नॉट पॉसिबल। बेटा ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, तो मेन सिनेरियो कौन सा बन रहा है? ये यहां से भी यही निकला है, यहां से भी यही निकला, तो ये 1-1 तो है, अकॉर्डिंग टू दिस 1-1 है। अब सर हम एक काम और करते हैं, दो केस और ले लेते हैं। when x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और x2 स्मॉलर देन जीरो, और when x1 इज स्मॉलर देन जीरो एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, चार केस इस तरह से हमने लिए कि हमने दोनों यहां ले लिए, अब दोनों हमने यहां ले लिए, एक हमने यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया, एक यहां से लिया। हालांकि ये दोनों केस सेम बनेंगे, चेक कराता हूं आपको, देखो ध्यान से। x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मेरे पास मैंने ये फंक्शन लिया है, अगर x1 जीरो से बड़ा है तो मैं डेफिनेशन लूंगा ऊपर वाली, अगर x1 जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन में लूंगा ये वाली, तो मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 जीरो से छोटा है, तो x2 जीरो से छोटा है मतलब ये डेफिनेशन, तो x2 में मैं x2 यहां रखूंगा तो डेफिनेशन ये लूंगा विच इज माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, सेम वे हम इसको भी देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, x1 जीरो से छोटा है, अगर x1 जीरो से छोटा है तो डेफिनेशन में ये लूंगा, तो x1 यहां रखूंगा तो ये लूंगा मैं माइनस x1 स्क्वायर, और x2 अगर मेरा जीरो से बड़ा है या जीरो है तो सर इस डेफिनेशन में जाएगा, मतलब ये डेफिनेशन x2 स्क्वायर। चेक करो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इधर भेज दूं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या इसको उधर कर दूं मैं तो जीरो इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो सब देखो ना दोनों केस सेम तो है, मुझे तो पता ही था ये केस सेम है, लेकिन आपने भी करके देखना है तभी तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, खाली हर चीज बताने से नहीं, थोड़ा करके भी देखें। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे ये बता दो देख के कि सर अगर x1 जीरो ले लूं मैं, भाई x1 को मैं जीरो ले लेता हूं, यहां पर देखो x1 को मैं क्या ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, इनमें से जीरो ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, और यहां से मैं जीरो से छोटा जीरो नहीं ले सकता, तो आप ये सोच के बताओ किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम जीरो बना दोगे आप? किन्हीं भी दो नंबर के स्क्वायर का सम जीरो बना दोगे? सर जब तक दोनों जीरो नहीं होंगे तब तक तो बनेगा नहीं, और दोनों तो जीरो लेने ही, x1 ही तो जीरो ले सकते हो, x2 जीरो ले नहीं सकते, तो सर ये तो जीरो नहीं बनेगा, तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल।
सेम वे इधर बात कर लेते हैं सर, x1 और x2 दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो जाए और बीच में प्लस भी बैठा है ना, सम तो बोल रहा हूं मैं, दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो तो सकता है, जब दोनों 0 हो जाए तो दोनों 0 ले सकते हो, x2 तो 0 लिया जा सकता है, x1 तो लिया नहीं जा सकता, तो ये भी नॉट पॉसिबल, तो हेंस इट इज 1 1। ये किस तरह का फंक्शन हुआ? हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। अच्छा, अगर आपको एक एग्जांपल से भी देखना है तो एग्जांपल से देख लेते हैं। एक काम करता हूं मैं, इसको हटा देता हूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहीं पर देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अगर मैं, ये मेरे पास फंक्शन था ना, मैं यहां पर कुछ भी रख देता हूं, x को 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, नहीं 2 3 मत रखो, मैं इसी में से रखता हूं, डोमेन है ये, मैं इसमें से रखता हूं। देखिए ध्यान से, अगर मैंने x की जगह पर 0.2 रख दिया तो यहां पर क्या होगा? 0.2 मॉड में 0.2, तो जब बाहर आएगा तो आएगा बेटा 0.04। चेक करो, ठीक है। आप अब है ना इसके अंदर से कोई और नंबर रखो, सर -0.2 रख दूं, रख दो -0.2, तो -0.2 और ये क्या होगा? 0.2 माइनस के साथ, है ना, ये भी माइनस के साथ लो ना सर, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस बनाएगा और ये तो नेगेटिव रहेगा, तो -0.04। तो एक बात समझ में मेरे को ये आ गई कि ये और ये इक्वल नहीं आए, h of 0.2 is not equal to h of -0.2। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? नहीं आए, है ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनका इनपुट भी सेम नहीं था। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में जब 1 1 की बात करी थी ना, वो बताई थी मैंने, मतलब जब इनपुट ही सेम नहीं है तो आउटपुट सेम कैसे होगा, है ना। 1 1 क्या कहता है? आउटपुट सेम तभी हो सकता है जब इनपुट सेम हो, और अगर इनपुट अलग अलग है और आउटपुट सेम आ गया तब तो सर वो मैनी वन हो गया। लेकिन यहां तो सेम आया ही नहीं ना इनपुट सेम है ना आउटपुट सेम है, तो इस बात को मैं फर्दर ये भी तो लिख सकता हूं, क्या सर? ये तब सेम आएगा, ये चीज तब सेम आ सकती है, ये चीज तब सेम आ सकती है जब इनपुट भी सेम हो जाए, वरना ये कभी जिंदगी में सेम नहीं आएगी। तो हेंस ये 1 1 ही होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और भी बढ़िया इसी का पार्ट ऑन टू पर। अब ऑन टू की जब बात हम करते हैं, वही चीज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही फंक्शन की डेफिनेशन सर थोड़ी बड़ी है, इसको दोबारा मत लिखो, यहीं पर लिख लेते हैं कोडोमेन, है ना। आप लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम रहता है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इस बार। कोडोमेन का सेट मैंने लिख दिया, वरना हम क्या लिखते हैं? मैपिंग भी लिखते हैं, फंक्शन को भी लिखते हैं और कोडोमेन लिखते हैं। अब है ना, मैं ये देख रहा हूं कि क्या रेंज इसकी इक्वल आ जाएगी। ऑन टू करने के लिए तो रेंज निकालनी है। अब जब रेंज इसकी निकालनी है ना, तो देखो अगर आपने रेंज इसकी समझ ली तो मॉड्यूलस एक्स में हम जब डायरेक्ट लिख देते हैं ना 0 टू रियल नंबर, तो यानी 0 टू इंफिनिटी, वो आप समझ जाओगे क्योंकि यहां मॉड भी और एक्स भी है, तो आप खुद भी निकाल सकते हो मॉड एक्स की रेंज अब। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना, मेरे पास फंक्शन है ये, चलो उसको लिख ही लेते हैं यार, फंक्शन को लिख देते हैं। यहां पर है सर एक्स स्क्वायर और ये है -x² इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ x इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को। रेंज निकालनी है, रेंज, है ना। फंक्शन मेरे पास ये है, रेंज निकालने के लिए हम रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को। तो अगर मेरे पास, देखो ध्यान से, अगर मैं ये ले लूं लेट या इफ या व्हेन ही लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, या मैं यहां पर लिखता हूं व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। भाई रेंज मेरी दो डेफिनेशन पर डिपेंड कर रही है ना, इस पर और इस पर, तो मुझे इन दोनों से देखना पड़ेगा। तो जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होने वाली है वो ये होगी सर, और जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी सर? ये वाली होगी। ठीक है, अब हम है ना इसको अच्छे से जानते हैं सर, मैं इसको डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। आप देखो कुछ भी रखने की कोशिश करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लॉजिकल देखो ना आप, अगर मैं लॉजिक लगाता हूं तो लॉजिकल तो एक ही बात समझ में आती है कि आप x को कुछ भी रखो, पॉजिटिव 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 या 0, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। अब यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर लॉजिक लगाया जाए तो सर यहां से क्या समझ में आ रहा है? यहां से ये समझ में आ रहा है कि आप कुछ भी रख लो x। देखो यहां से मैंने क्या रखा क्या मैंने वो भी बता देता हूं। मैं वही तो रखूंगा ना, लॉजिक में भी वही रखो ना यार जो रख सकते हो। नेगेटिव नंबर रख सकते हो? नहीं रख सकते, है ना। हालांकि नेगेटिव रखने से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन जो रख सकते हैं एक बार वही बात करते हैं। x को मैं 0 रख सकता हूं, हाँ रख सकते हो, तो 0 आएगी।
x को मैं 0 से बड़ा रख सकता हूं, हाँ रख सकते हो, तो पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखना मैं x को क्या रख सकता हूं सर, 0 नहीं रख सकते, तो मतलब नेगेटिव नंबर रख सकता हूं। तब भी अगर मैंने नेगेटिव नंबर रखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने x को क्या रख दिया नेगेटिव नंबर, x को मैंने रख दिया नेगेटिव नंबर, x को मैंने नेगेटिव नंबर रखा तो वो तो पॉजिटिव देगा। जैसे मैंने यहां पर रख दिया -3, तो ये क्या देगा नेगेटिव, तो अल्टीमेटली जो लॉजिक कह रहा है वो नेगेटिव रेंज आएगी। चेक करो आप, सर 0 नहीं आएगी क्योंकि मैं x को 0 रख नहीं सकता इस केस में, इस केस में 0 रख नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, रीडेफिनेशन करते हैं, लेट करते हैं हम यहां से hx इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y। एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि x 0 या 0 से बड़ा लेना है मुझे, तो मैं यहां पर देयरफॉर x इज इक्वल टू केवल रूट y। वाई? बिकॉज x हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आना चाहिए। सर y अगर मैंने 4 रख दिया तो आएगा 2, रूट से बाहर निकलने के बाद आएगा 2, प्लस माइनस 2 आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, x को मेरे को हमेशा 0 से बड़ा या 0 ही लेना है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे। y को अब मैं 0 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा, x 0 होगा। अगर मैंने y को 1 रख दिया तो x 1 आ जाएगा, वो भी होगा। अगर मैंने x को 4 रख दिया तो 2 आएगा, तो x वो ठीक है। लेकिन अगर मैंने माइनस का साइन भी लिया तो बेटा -2 भी लेगा, x -2 इस केस में नहीं हो सकता। क्लियर है बात आपको अच्छे से? तो इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन को ही हटा दिया। तो अब मेरी बात ध्यान से देख के बताना, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड, या रूट y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, है ना, सभी वैल्यू y की, कुछ भी रखो सर y की वैल्यू सब पर डिफाइन है। किसमें बिलोंग, किससे करता है सर? बिलोंग, यानी y किसको बिलोंग करता है? देखो कोडोमेन का सेट ये है, बिलोंग कहां से सर? 0 से लेकर और 1 तक। सर 1 क्यों लिया, 0 से लेकर इंफिनिटी तक क्यों नहीं गए? क्योंकि आप देखो ना, मैं रख क्या सकता हूं, रख सकता हूं -1 से 1, -1 से 1 रख सकता हूं, लेकिन सर मैं y को माइनस नहीं ले सकता। अगर मैंने y को माइनस ले लिया तब तो ये खुलेगा ही नहीं। चेक करो, तो y की वैल्यू यहां से नेगेटिव नहीं आएगी। या आप एक काम करो, इसके लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको मैं इसको भी एरो डायग्राम से दिखाता हूं, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये सेट कैसा है मेरे पास, ये है मेरे पास h ऑफ x, राइट। तो ये जो मेरे इसमें ये यहां पर मेरे पास सेट है a, ये x है और ये सेट भी है a, ये h ऑफ x फंक्शन का सेट है। यहां मुझे -1 लेना है, यहां 0 लेना है, यहां 1 लेना है, यहां -1 लेना है, 0 लेना है और 1 लेना है। ठीक है, अच्छा सर इनके बीच के नंबर भी ले लें क्या कुछ? चलो देखते हैं। अगर मैंने ध्यान से देखना, क्या y को मैं 0 रख सकता हूं? हाँ y 0 ले सकते हो। तो अगर मैंने y 0 लिया तो x 0 आएगा, तो रिलेशन बनेगा। चेक करो, ठीक है। अगर मैंने y को 0.01 लिया, 0.01, तो x क्या होगा? 0.1। चेक करो, अगर y मैंने 0.01 ले लिया तो x क्या होगा? 0.1, तो 0.1 रिलेशन बनेगा। अगर मैंने y को ले लिया 0.04 तो x क्या होगा? 0.2। चेक करो, अगर मैंने y को 0.04 लिया तो x होगा 0.2। बिल्कुल ठीक है सर, आ तो रहा है। अगर मैंने y को 1 ले लिया, अगर मैंने y को क्या ले लिया सर? 1, तो √1 इक्वल टू 1, मतलब x क्या होगा? 1 होगा, तो x 1 से 1 का भी रिलेशन बनाएगा। चेक करो आप ध्यान से, समझ आ रही है ना आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब सर रिलेशन तो बन रहा है, तो यानी कहां से कहां तक बन रहा है? 0 से लेकर 1 तक। वही बात मैंने लिखने की कोशिश की है। सर 1 की जगह 2 भी तो रख सकते हैं। हाँ भाई 2 तो रख सकते हैं, 2 तो रख सकते हैं। क्या भाई y2 ले नहीं सकते ना? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये सेट ही -1 से 1 तक है, 2 तो आएगा ही नहीं ना इस सेट में। तो 2, 3, 4 की बात नहीं कर रहा। अगर ये सेट पर इंप्लीकेशंस ना होती तो मैं कहता 0 से इंफिनिटी, अगर रियल नंबर का सेट होता, है नहीं ना, तो ये यहीं तक चलेगा। जहां तक है वहीं तक तो ले जाओगे ना भाई। बात समझने की कोशिश करें, जो रेंज है 1 से बड़ी तो आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती सर इस केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। hx इज इक्वल टू -x² है। अब मैं इसको भी यही लेट मैंने कर ही दिया ये, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -x²। अब अगर मैं इस नेगेटिव को इधर फेंक दूं तो x² इक्वल टू -y, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -y। बट या बिकॉज x क्या है यहां पर सर? 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो बात समझने की कोशिश करें, हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, हमेशा आंसर
नेगेटिव आएगा। सर ये सर नेगेटिव की तो बात ठीक है, लेकिन आप इस पर काम ही क्यों कर रहे हो, तो इमेजिनरी नंबर बनाएगा, है ना बेटा। बात समझना, y है ये, y मतलब रेंज, है ना। y को मैं -1 रख दूं तो रूट के अंदर +1 बन जाएगा, और देखो -1 मैं ले सकता हूं, -0.4 रख दूं तो प्लस रूट के अंदर 0.4 बन जाएगा, है ना। अगर मैंने y को 0.8 रख दिया माइनस का तो प्लस का 0.8। हाँ सर y को पॉजिटिव नंबर नहीं रख सकते। बात समझ रहे हैं, नहीं समझे तो मैं ये लिखने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ये बात समझे कि x कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि x 0 से छोटा होगा। एक बेहतरीन सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख रहे हो किस तरह से एक एक हर स्टेप पे एक लॉजिक चल रहा है, तो बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम करेंगे कैसे, मैं लिख रहा हूं इसको, नेगेटिव रूट के अंदर जो है y इज डिफाइंड when y बिलोंग करे, किसको करे सर, 0 तो आए नहीं, है ना। 0 नहीं ले सकता ना मैं इसमें, y 0 आ सकता है। y अगर 0 होगा तो x को भी 0 होना पड़ेगा, तो y 0 इस केस में तो नहीं आ सकता। तो y क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, 0 ना लेके -1 तक, -1 आ सकता है, -1 आ सकता है। समझ पा रहे हैं आप ये बात को। देखिए अगर यहां पर मैं वैसे देखता हूं, नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव y है, y ये डिफाइन कब होगा, जब y को मैं हमेशा नेगेटिव नंबर रखूंगा, 0 भी रखूंगा तो भी हो जाएगा। लेकिन सर 0 अगर मैं रख दूंगा ना तो x से 0 आ जाएगा, और मैं x को 0 नहीं ले सकता, क्योंकि मैं x को 0 यहां ले चुका हूं, तो 0 भी नहीं रख सकता, तो y 0 नहीं आ सकता। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं y को -0.1 लूंगा तो x आएगा नेगेटिव में, है ना भाई। बात समझे, अगर मैंने यहां पर लिया -0.4 या मैंने लिया -0.04, बात समझे। देखिए मैं यहां पर लेता हूं -0.04, देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, अगर मैंने यहां पर y को लिया -0.04 तो x विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम नेगेटिव ऑफ -0.04, तो अल्टीमेटली रूट के अंदर हो गया 0.04 नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव ऑफ 0.2 इंटू 0.2, तो अल्टीमेटली -0.2 x आ गया, जो हमारे लिए काम करेगा। x क्या हो गया हमारा यहां पर, -0.2, वो इससे रिलेशन बना जाएगा। ठीक है, -1 से 0, मैं -1 से 0 इसकी रेंज यहां से आ सकती है। अगर मैंने -1 रख दिया, y को -1 रखा तो x आएगा -1, तो ये इससे रिलेशन बनाएगा। चेक करो, मतलब सर ये हो रहा है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं इससे रिलेशन बनाते जा रहे हैं। आप देखो, और सब 1 1 बना रहे हैं, तो दैट इज द रीजन, ये 1 1 तो था ही। और सर ये सब बना रहे हैं, मतलब इस सेट के रिलेशन तो सभी बन रहे हैं, तो ये -1 से 0 भी आ गया। तो रेंज क्या है, ये देखो, ये भी आई है और ये भी आई है। अब सर इनको करें कैसे, अब जब डबल डेफिनेशन फंक्शन होते हैं ना, तो कहता है या तो ये डेफिनेशन होगी या ये डेफिनेशन होगी, या तो ये होगी या ये होगी, मतलब और होगा। और सर और है ना, और ये तो पूरा क्वेश्चन सेट्स पर चलता है, रिलेशन एंड फंक्शन इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ सेट्स। तो और को हम सेट्स की भाषा में क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं ना। तो अल्टीमेटली इन दोनों का यूनियन हमारा क्या होगा, रेंज का सेट होगा। तो देयरफॉर रेंज क्या होगी, रेंज विल बी इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन जब आप करेंगे, पहले उसको लिखता हूं मैं, -1 से 0 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 से 1, है ना। ये सब इंक्लूड करना है और ये भी इंक्लूड करना है, तो अल्टीमेटली मैं इसको एस पे लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू सेट ऑफ कोडोमेन, हेंस ऑन टू। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू भी है, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयर बाय इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। हालांकि मेरे को नहीं पता बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन दिस इज समथिंग गिवन इन योर एग्जाम्पलर, तो आप समझ सकते हैं क्या लेवल है एग्जाम्पलर का। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लें आप इसको भी। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और पार्ट, kx फंक्शन क्या है, k ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस बार भी सेट तो हमारे पास यही है सर, जो हमारे पास जो फंक्शन की जो मैपिंग है वो है ऑन a, या मैं इसको फिर से ऐसे लिखता हूं, -1 से 1 टू -1 से 1। अब सर जो मेरे पास फंक्शन है वो ये है, तो मुझे सबसे पहले 1 1 चेक करना है। तो देखो इसमें तो कोई केस बनेंगे नहीं, है ना। तो देखिए 1 1 हमें कैसे चेक करना है, लेट कर लेते हैं हम फंक्शन k ऑफ x1 इज इक्वल टू k ऑफ x2।
तो अगर ये दोनों इक्वल है तो सर डेफिनेशन सेम है ना भाई। पिछली बार केस क्यों बने थे, क्योंकि डबल डेफिनेशन फंक्शन था। इस बार तो सिंगल डेफिनेशन है तो हम तो यही फंक्शन लेंगे। तो x1 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो सर ये तो कभी हो ही नहीं सकता इक्वल। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि kx1 इक्वल टू kx2 जब जब होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। सर ये तो नहीं हो सकता, तो नॉट 1 1। या मैं काम और करता हूं, इसको हम एरो डायग्राम से भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। बस मैं इसलिए एरो डायग्राम बार बार बना रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये मेरे पास जो फंक्शन है, ये पहला सेट a है जिसके अंदर x बैठे हैं, दूसरा सेट भी a है जिसके अंदर फंक्शन ऑफ kx है ना, फंक्शन ऑफ kx। -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। इस सेट में भी -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। क्लियर है बात? चलिए अब आप मेरे को ये बताओ ध्यान से देख के बताइएगा कि अगर मैंने यहां पर -1 रख दिया तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 रख दिया तो भी 1 मिलेगा। चेक करो। तो सर ये तो 1 1 नहीं है, यही बात तो ये कह रहा है x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, हेंस इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं ऑन टू पर। ऑन टू हम कैसे चेक करेंगे सर? ऑन टू एक तो हम लॉजिकली देख सकते हैं, मेरे पास जो फंक्शन की जो मैपिंग है उसको लिख लेते हैं, विच इज -1 से 1 टू -1 से 1, मतलब सेट ऑफ कोडोमेन जो मेरे पास होने वाला है, अगेन इट विल बी -1 to 1। ठीक है, एंड द फंक्शन इज kx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। लेट कर लो आप, अगर फंक्शन को रीडिफाइन करना चाह रहे हो तो इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा सर पहले लॉजिकली देख ले क्या आंसर आ सकता है, आप खुद सोच के बताओ। आप इनके बीच का कोई भी नंबर रख लो, आंसर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। सर वैसे भी कुछ भी रख लो ना आप, इनके बीच का क्या कुछ भी रख लो तब भी यही आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये मुझे पता लग चुका है, जो रेंज है ना 0 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं, 0 से लेकर कहां तक आएगी, 1 तक। अभी चेक करेंगे उसको भी। सर एक बार रीडिफाइन भी करते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब आप ये बता दो y कब कब डिफाइन होगा। सर रूट y इज डिफाइंड व्हेन y किसको बिलोंग कर जाए y बिलोंग करे 0 से लेकर 1 तक, है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकता था, मतलब y को मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि अगर y को मैंने नेगेटिव लिया तो सर नेगेटिव रूट के अंदर आएगा, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। y को 0 ले सकता हूं, हाँ, तो x 0 आ जाएगा। ठीक है, y को अगर मैंने 1 ले लिया तो x आ जाएगा 1, y को 1 लिया तो x आएगा 1, अगर y को 0 लिया तो x आएगा 0, तो रिलेशन बनेगा। अच्छा सर y को अगर मैंने क्या ले लिया, 0.04 ले लिया, अगर y को मैंने रख दिया 0.04 तो x क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 0.04। इसका मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 0.2 इंटू 0.2, तो बाहर निकलेगा प्लस माइनस 0.2, है ना। तो x क्या आएगा 0.2, मतलब 0.2 इधर और माइनस 0.2 इधर, तो ये आएगा 0.4, मतलब ये भी मैनी 1 तो बता ही रहा है, चेक करो, है ना। और सर एक बात पक्का है कि जो रेंज है ना नेगेटिव तो कभी नहीं निकल के आएगी, क्योंकि y अगर नेगेटिव मेरे पास आएगा तो ये तो इमेजिनरी नंबर देगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता। तो हेंस हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर जो रेंज होगी ना वो हो गई 0 से 1, विच इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर है, लिख लिया आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी इटसेल्फ। कहता है फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद कहता है फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अगेन डबल डेफिनेशन फंक्शन है। सर ये fx इज इक्वल टू n प्लस x नहीं है बेटा, ये n हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो इसको ठीक करें, x नहीं है। अगर फंक्शन x में होता है तो ये डेफिनेशन भी x में होती है, n है, डेफिनेशन n में है, तो ये n ही फंक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इफ n is odd, if n is even, है ना। और for all n belongs to natural number, ये जो n है नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब दोबारा देखिए सर, इट्स अगेन डबल डेफिनेशन फंक्शन,
है ना। तो अगर मैं इसको 1 1 का टेस्ट करना चाहता हूं तो यहां पर फिर से केसेस बनेंगे, जैसे x mod x का वाला क्वेश्चन हमने किया था यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट कर लिया मैंने f ऑफ x1, सर x नहीं है यहाँ पर तो हमने n लिया हुआ, तो n ले लो कोई बात नहीं, n1 इक्वल टू f ऑफ n2, या a इक्वल टू b भी ले सकते हो। जब मैंने ओवरव्यू दिया था तो a b लेके बताया था, क्वेश्चन मैंने x1 x2 से कराया, अब मैं n1 n2 इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि यूज टू होना चाहिए आप लोगों को। उसका रीजन है जब पेपर में आप बैठते हैं, बोर्ड्स में बैठते हैं तो कभी n कर देगा कभी p कर देगा, बच्चा उसी में उलझ जाता है np में, और उसका मेन फोकस ही हट जाता है। तो मेन फोकस आप अपने क्वेश्चन बनाने पर रखिए, ये नाम तो बेटा ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो fn1 इक्वल टू fn2 मैंने लिया, और अगर n1 इक्वल टू n2 आ गया तो 1 1 हो जाएगा सर। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं। अब सर चेक करने के लिए भी एक दिक्कत है, n1 n2 यहां से लोगे यहां से लोगे, या n1 यहां से लोगे n2 यहां से लोगे, या n1 यहां से लोगे n2 यहां से। अगेन सर 4 केसेस बनेंगे, तो केस 1 देखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन n1 n2 इज ओड, दोनों मैंने क्या ले लिए, ऑड ले लिए। तो फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर वाली फॉलो होगी, तो fn मैं ये लूंगा, fn n की जगह मैं अगर n1 रखता हूं तो यहां पर रखूंगा मैं n1 प्लस 1 अपॉन में 2, n2 प्लस 1 अपॉन में 2। सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल, तो n1 किसके इक्वल आ गया सर, n2 के इक्वल आ गया। तो ये तो सर 1 1 हो गया, है ना सर, ये 1 1 हो गया। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2, व्हेन n1 n2 इज इवन, ये दोनों इवन हैं। अगर ये दोनों इवन हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन ये फॉलो होगी। तो फंक्शन अगर मैं n1 रखता हूं तो ये n1 बाय 2 लूंगा मैं यहाँ पे, n1 ओवर 2 इक्वल टू n2 ओवर 2। सर ये 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर n1 इक्वल टू n2, तो n1 तो ये अगेन 1 1 हो चुका है सर, यहाँ से ये भी 1 1 हो गया। सर अब बात करते हैं केस 3 पर। केस 3, व्हेन n1 इवन ले लेते हैं एंड n2 क्या ले लेते हैं, ऑड। बात समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, n1 मैंने इवन लिया और n2 मैंने ऑड लिया है। अच्छा सर एक केस और लेना पड़ेगा, n2 ऑड और n1 इवन, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा जो हमने x mod x किया था उसमें ये दोनों सेम आते हैं, केसेस सेम बैठते हैं ना। तो आपको पेपर में भी, बोर्ड्स में भी आपको 3 ही केस दिखाने की जरूरत है, जब दोनों ऑड है, दोनों इवन है, और एक ऑड एक इवन है, बस ठीक है। तो अब आप देखिए, जब n1 इवन है, n1 अगर इवन है तो n1 के लिए कौन सी डेफिनेशन, ये वाली, तो इट विल बी n1 अपॉन में 2। जब n2 ऑड है, n2 अगर ऑड है तो n2 के लिए हम ये वाली डेफिनेशन लेंगे ऑड वाली, तो n2 प्लस 1 अपॉन में 2। ध्यान से लेना है अपने डेफिनेशन को, तो देयरफॉर n1 इक्वल टू n2 प्लस 1। तो सर ये तो n1 इक्वल टू n2 नहीं आया, मतलब ये तो मैन्युअल है, 1 1 नहीं है। लेकिन सर यहां से तो 1 1 है ना, लेकिन बेटा 1 1 होने के लिए उसको हर स्टेप पे, हर केस में 1 1 होना है। अगर किसी भी एक केस में वो 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। सर एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैंने n1 को कुछ भी रख दिया, जैसे यहां रखता हूं मैं 3 रखा, तो n2 को मैं क्या दूंगा 3। अच्छा n1 जैसे ही मैंने 3 रखा, दोनों क्या लिए थे मैंने, ओड, है ना। 3 ऐसे कैसे रख दिया सर, n1 है क्या यहाँ पे, n1 ओड है, तो मैं एक बार 3 रखता हूँ। n1 अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 2 आंसर आएगा। तो n1 अगर मैंने 3 लिया है, दोनों इक्वल है, तो n2 भी तो 3 लूंगा, तो ये भी आएगा, है ना। तो जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट सेम आएगा, तो 1 1 हो गया। सेम वे यहां पर n1 n2 मुझे इवन लेने, मैंने n1 को 2 रखा, तो जैसे ही मैंने n1 को 2 रखा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये काम करेगी, तो 2 बाई 2 1 आएगा। फंक्शन क्या निकल के आया, 1 आया। तो n1 मैंने 2 रखा, तो n1 और n2 तो इक्वल है सर इस केस के अकॉर्डिंग, मतलब n2 को भी 2 ही रखना पड़ेगा, तो फंक्शन का भी वैल्यू भी सेम आएगी। मतलब जब मैं सेम इनपुट डालता हूं तो आउटपुट सेम हो जा रहा है, जब मैं सेम इनपुट डाल रहा हूं तो आउटपुट सेम हो जा रहा है। अब देखते हैं अलग अलग इनपुट पर भी आउटपुट सेम हो रहा है, वो ये बता रहे हैं, चेक करो। n1 कौन है सर, इवन, और n2 कौन है, ऑड और प्लस में 1। अगर मैंने n1 को इवन मतलब मैंने मान लीजिए 2 रख दिया, n1 मैंने 2 ले लिया, मान लो n1 अगर मैंने 2 रखा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये चलेगी। देखिए मैं इधर बताता हूं, n1 मेरे पास है इवन विच इज इक्वल टू, मैंने 2 रखा, तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन ये 2 बाई 2, तो आंसर रिजल्ट निकल के आया 1। f ऑफ 2 का रिजल्ट आया 1, है ना। जब मैंने n1 की जगह पर 2 रखा तो रिजल्ट क्या निकल के आया 1। अब मैं क्या करता हूं, जब n1 2 है
तो n2 क्या होगा सर, अगर n2 + 1 तो n2 आएगा सर 1, है ना, ऑड है ना, क्योंकि n2 क्या आ गया 1, तो n2 को मैं क्या रखूंगा 1, n2 = f(1) = ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड पर ये जाएगा 1 + 1/2 = 1। तो मतलब ये हुआ जब मैं 2 रख रहा हूं तो भी 1 मिल रहा है, जब मैं 1 रख रहा हूं तो भी 1 मिल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग इनपुट पर आउटपुट तो सेम मिल गया ना। तो सर ये तो 1 1 नहीं है, ऑन टू है, नहीं तो आप मैपिंग से भी देख सकते हो इसको। देखो ध्यान से, ये सेट है नेचुरल नंबर का, ये भी सेट है नेचुरल नंबर का, इसके अंदर स्मॉल n बैठे हैं, यहां से फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है, और स्मॉल n का मतलब नेचुरल नंबर 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं 1 रखता हूं, मैं क्या करता हूं 1 रखता हूं, 1 मैं इसमें रखूंगा ना, 1 + 1 2, 2/2 1 देगा, 1 रखने पर 1 मिलेगा, और अगर मैं 2 रख दूं ना तो भी 1 मिलेगा। तो सर ये तो पक्का मैनी 1 है, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं, केसेस तो दिखाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ऑन टू पर चलते हैं। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू के लिए हमें 2 डेफिनेशन है, तो हमारे को रेंज भी निकालनी पड़ेगी। सर पहले हम एक केस लेते हैं, मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा, ये सेम एज इट इज यहीं पर रखा हुआ है। तो व्हेन n इज ऑड, जब मैंने n को क्या ले लिया, ऑड ले लिया, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है मेरे पास n + 1/2, है ना। अब मैं लेट करता हूं क्या, f ऑफ n को y, तो y = n + 1/2, तो n = देखिए 2y - 1 आ जाएगा। n क्या आया मेरे पास, 2y - 1, क्योंकि मुझे n के कॉन्टेक्स्ट में लिखना था फंक्शन, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखो ध्यान से कि y को मैं क्या क्या रख सकता हूं, मेरे को n ऑड रखना है, और y मेरा क्या क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, y मेरे क्या 2, अगर मैंने y को 2 रखा तो n आएगा 3, अगर मैंने y मेरी रेंज है ना, y अगर मुझे 2 चाहिए या 1 चाहिए, अगर y मुझे 1 चाहिए तो n आएगा 1, चेक करो, अगर मुझे y 1 रख दें तो n कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने y को 2 रख दिया, नेचुरल नंबर रख रहा हूं सिर्फ, तो n आएगा मेरा क्या, 2 2 = 4 - 1 3। अगर मैंने y को 3 रख दिया तो n क्या आएगा सर, देखो ध्यान से, अगर मैंने y को 3 रखा तो ये आएगा 5, अगर मैंने y को 4 रख दिया तो 4 2 = 8 8 - 1 7, n आएगा 7, यही आएगा ना। हाँ, अगर मैंने y को 5 रख दिया तो ये 10 - 1 9, मतलब n आएगा 9, मतलब n 1 होगा तो y 1 होगा, ठीक है, n 3 होगा तो y 2 होगा, n 3 y 2, अगर n 5 होगा तो y 3 होगा, ठीक है, अगर n 7 होगा तो y 4 होगा, n 7 y 4, n 9 होगा तो y 5 होगा। देखो ध्यान से, तो मतलब ये है कि सर हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो बैठी है यहाँ पे। ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा, लॉजिक कह रहा है कुछ कुछ बढ़ता जा रहा है तो सारे आ रहे हैं। तो ये फंक्शन है ना, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो रेंज सर नेचुरल नंबर निकल के आ गई, है ना, देख लो सभी नेचुरल नंबर काम करेंगे। लेकिन सर अभी तो एक डेफिनेशन और रहती है, व्हेन n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो होगी n/2। तो इसको भी लेट कर लिया मैंने, f ऑफ n इक्वल टू क्या, y, तो y = n/2, तो n = 2y। अब आप फिर से देखिए y को मैं क्या क्या लाना है मेरे को, रेंज ये, तो मैं दोबारा से रखता हूं, y अगर मैंने 1 रखा तो n आएगा 2, अगर y को मैंने 2 ले लिया तो n आएगा 4, अगर मैंने y को 3 लिया तो n आएगा 6, अगर y को मैंने 4 लिया तो n आएगा 8, अगर y को मैंने 5 लिया तो n आएगा 10, अगर y को मैंने 6 लिया तो n आएगा 12। तो अगर सर हम इसको एक बार मैपिंग के थ्रू देखते हैं, तो मैपिंग में क्या कहता है, y1 तब आएगा जब n को 2 रखा जाएगा, y1 तब आएगा जब n को 2 रखा जाएगा, है ना, रिलेशन बन रहा है। तो y2 तब आएगा, मतलब y आउटपुट 2 तब आएगा जब इनपुट 4 दिया जाएगा, तो 4 पर 2 मिलेगा, 6 पर 3 मिलेगा, चेक करो, 8 पर क्या दे रहा है 4, अगर मैं 10 रख दूं तो 5 मिलेगा। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि पहले सेट के किन्हीं भी 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज आ रही है, तो ये तो 1 1 है ही नहीं, ये तो मैनी 1 है। ये बात हमने यहाँ लिखी, इट इज नॉट, अच्छा हमने लिखा नहीं, हम लिख देते हैं नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ये बात आप याद रखना भाई। अच्छा सर एक बात हो रहा है, क्या सभी रेंज आ जाएगी, है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पर रखो 10 कब आएगा, जब यहाँ 20 होगा, तो 20 तो होगा इस सेट में,
10 यहाँ पर तब आएगा जब इस सेट में 20 होगा, 100 तब आएगा जब इस सेट में 200 होगा, तो सर ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, 200 आएगा। यहाँ 500 तब आएगा जब यहाँ 1000 बैठा होगा, सर वो भी होगा। यहाँ 2 लाख तब आएगा जब यहाँ 4 लाख बैठा होगा, वो भी होगा, क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब फर्दर यही हुआ, इट इज डिफाइंड। ये कब डिफाइन होगा? फॉर ऑल y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये तब फिर से डिफाइन हो गया। तो सर अब फिर से इट इज अ डबल डेफिनेशन फंक्शन, रेंज ये लेनी है, ये लेनी है। तो सर डबल डेफिनेशन ये कहती है या तो ये वाली डेफिनेशन चलेगी या ये चलेगी। तो इस बात का मतलब इनके बीच में और लगा है। और रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है वो सेट से मिला हुआ है, और सेट के अंदर और को हम यूनियन से पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरी रेंज होगी ना बेटा, रेंज है ना, जिसको हम सेट वाई से बोलते हैं, विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस सेट एंड दिस, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू, तो रेंज क्या आ गई हमारे पास? अल्टीमेटली एक नेचुरल नंबर का सेट विच इज इक्वल टू अ सेट ऑफ कोडोमेन, है ना। कोडोमेन का सेट क्या था? नेचुरल नंबर का। तो ये हमारी इक्वल आ गई, हेंस इट इज ऑन टू। तो ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन 1 तो नहीं है, ऑन टू है, मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है शो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल, जो फंक्शन है वो हमारे पास जो मैपिंग है उसकी है रियल टू रियल, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मुझे क्या कहता है कि ये शो करो कि ये ना तो 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, तो हम इसको उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है रियल टू रियल मैपिंग, और फंक्शन मेरे पास ये दिया हुआ, डेफिनेशन उसकी यही है। तो 1 के लिए हम चेक करते हैं 1 हम कैसे चेक करते हैं सर? लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जब आप x1 रखेंगे यहाँ, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1। मैं जानता हूं मेरा आउटपुट सेम है, आउटपुट मैंने सेम मान लिया, अगर इनपुट भी सेम आ गया तो ये 1 हो जाएगा, है ना, x1 इक्वल टू x2। तो अब चेक करते हैं सर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो x1 इंटू x2 स्क्वायर, x1 x2 स्क्वायर, फिर x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x1 इक्वल टू x2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x2 x1 स्क्वायर, और x2 इंटू 1 x2। अब क्या करें सर? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सर मैं ना कुछ इसके अगर फैक्टर बना लूँ ना तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। फैक्टर बनाने के लिए सारी क्वांटिटी में एक साइड में लेके आता हूँ। पहले देखिए x1 x2 स्क्वायर, और स्क्वायर वालों को इकट्ठा भी कर देता हूँ। इसको इधर लाऊं पहले मैं x2 x1 स्क्वायर। अब सर ये विदाउट स्क्वायर वाला x1 ये इधर ही बचा, इसको भी इधर ले आओ माइनस x2। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में से x1 x2 कॉमन आ रहा है सर, x1 x2, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? x2 माइनस x1। और सर मैं इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर आएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। चेक करो अब आप ध्यान से, मैंने क्या किया, मेरे को दिख रहा था यहां से कुछ सॉल्यूशन बन नहीं रहा, अब नहीं बन रहा तो मैंने कहा कि इन दोनों को इधर लेके आओ या इन दोनों को उधर ले जाओ। ठीक है, तो मैं जब लेके आया तो मैंने कहा स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर देते हैं और विदाउट स्क्वायर्स वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो मैंने देखा x1 x2 कॉमन आ रहा है, तो x2 यहां लिख दिया, x1 यहां लिख दिया, जो बच गया। अब मैंने ये देखा ये जो x1 माइनस x2 और ये x2 माइनस x1 है, तो मैंने कहा माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो क्योंकि ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। अब ब्रैकेट सेम बनने का फायदा होगा, एक टर्म ये है एक ये है, यहाँ से पूरे से कॉमन आ गया x2 माइनस x1, तो अल्टीमेटली बचा क्या? x1 x2 और यहाँ सर -1 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली दो फैक्टर बन गए, तो देयरफॉर ईदर x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 या x1 x2 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया x1 x2, और यहाँ से क्या है? x1 x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 ओवर x2। तो सर ये बात तो पक्का हो गई कि जब मैं सेम इनपुट रखता हूं तो सेम आउटपुट मिलता है, लेकिन जब मैं डिफरेंट इनपुट रख रहा हूं तब भी सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये नॉट 1 1 है ना। अब एक बात और समझते हैं, देखो एग्जाम के पर्पज से आप इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर दे देगा, लेकिन हम समझते हैं हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखना, ये बात तो समझ में आ गई। सर कहने का मतलब है x1 जो भी आप रखोगे ना, अगर x1 और x2 मतलब ये दोनों x1 इज इक्वल टू 1 ओवर x2 रिप्रेजेंट्स कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, बोथ ऑफ देम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर x1 2 है तो x2 1 ओवर 2 है, अगर x2 3 है तो x1 1 ओवर 3 है, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, सेम आएगा। चेक कराऊं, अगर x1 को मैंने 2 रख दिया तो
देखो अगर मैंने x1 को 2 रख दिया तो x2 क्या होगा 1/2, अगर x2 को 3 रख दिया तो x1 क्या होगा 1/3। तो एक बार रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं सर। अगर मैंने x1 को रखा, मान लीजिए x1 को मैंने 2 रख दिया तो f ऑफ 2, मैंने x1 लिया है बेटा 2, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 रखते ही ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 इट विल गिव यू 2/5। तो देखो f2 पर वैल्यू ये आ रही है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जब x2 को आप क्या ले लोगे, इसका रेसिप्रोकल मीनिंग 1/2। तो अगर मैंने 1/2 रख दिया यहां पर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 तो अल्टीमेटली हाफ, और मेन अपॉन ये 1/4 है, 1/4 प्लस 1, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 और एलसीएम आएगा बेटा 5/4 और ये ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 4/5, 2 2 जा 4, 2/5, मतलब जो f2 और f हाफ इक्वल है ना, वैल्यू सेम आ रही है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू हाफ, तो ये मैनी 1 होगा ना कि 1 1 होगा। क्लियर है, ये मैनी 1 होगा सर, मैनी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लॉजिक तो यही चल रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन, जो इसका बड़ा ही बेहतरीन बनाएगा ऑन टू, उसको और देखते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना उस पर्टिकुलर पार्ट को, बहुत ही बढ़िया पार्ट बनेगा वो भी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, फंक्शन मेरे पास ये है और मैपिंग ये है। एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स टू y इज इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। एक बात, दूसरी बात, आई नो द सेट ऑफ कोडोमेन इज अ रियल नंबर सेट, मतलब जो रेंज है ना, अगर वो यहां आ गई ना तो काम हो गया सर, है ना। तो सर हम जानते हैं कि अगर मैं इसको लॉजिकली देखता हूं ना, सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं, लॉजिकली सर क्या y 0 आ सकता है? हाँ आ सकता है, x को 0 रख दो, x को 0 रखा जा सकता है, चेक करो, क्योंकि x रियल नंबर में से आएंगे। x को अगर 0 रखा तो पॉजिटिव 0 आंसर आ सकता है, अगर मैंने x को पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव आ सकता है, x को अगर मैंने नेगेटिव रखा तो नेगेटिव आ सकता है, चेक करो, -1 रखो नेगेटिव आएगा, तो तीनों आंसर आ सकते हैं। तो इससे भी पता लग रहा है कि रेंज जो है ना वो कोडोमेन के इक्वल आ सकती है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या रहता है। हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रिकली रीडिफाइन करते हैं, x की सेंस में लिखते हैं इसको, तो ये होगा सर y(x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको लिखूं तो y(x स्क्वायर प्लस y, इसको इधर डाल दो इक्वल टू 0, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y(x स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। माइंड में ये चल रहा है कि x, और यहां पर हम पहली बार कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चंस कि जहां पर x और y दो वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो सर जब x की वैल्यू निकालनी है और ये इनके फैक्टर बन नहीं रहे तो हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कहता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाय y करेंगे तो यहां पर होगा x स्क्वायर माइनस, यहां क्या होगा सर 1/y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करो, ठीक है। अब सर हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा के x निकाल सकते हैं ना, x निकालो, क्योंकि आप अगर इसको डायरेक्ट ऐसे निकालोगे तो x निकलेगा नहीं निकलेगा ना, हमने क्वेश्चन किया भी है इससे पहले, x ऐसे निकलेगा नहीं। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्या कहता है, x स्क्वायर माइनस 1/y इंटू में x। सर इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, उसका 1/y का हाफ, 1/y का हाफ, तो 1/2y उसका स्क्वायर जोड़ दो प्लस 1 और उसी का स्क्वायर घटा दो, -1/4y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये क्या बन गया सर, x माइनस 1/2y होल स्क्वायर इक्वल टू, इस क्वांटिटी को उधर डाल देता हूं मैं, 1/4y स्क्वायर माइनस 1, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 1 - 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, तो यहां पर क्या है x माइनस 1/2y होल स्क्वायर। चेक करो, अब सर x माइनस 1/2y इज इक्वल टू दिस है, तो x माइनस 1/2y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस, पूरे का क्या आ जाएगा सर, √1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, और ये प्लस माइनस, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, देखिए ये -1, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मैं इतना सब कुछ हमने क्यों किया, मुझे x निकालना है, तो x को अकेला करना है, मतलब x को अकेला करना है मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना है, तो 1/2y उधर जाएगा
प्लस माइनस, देखो ऊपर वाले पर मैं रूट को ब्रेक कर रहा हूं, 1 माइनस 4y स्क्वायर, और नीचे सर ये बाहर निकल आएगा 2y के रूप में। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। देखो ध्यान से, ये मैंने क्वांटिटी को उधर भेज दिया, ये प्लस माइनस एज इट इज, इस मैंने रूट को ब्रेक कर दिया, न्यूमरेटर पर तो मैंने रूट रखा और ये रूट से बाहर निकल के 2y देगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं ना, यहीं पर करता हूं, x विल बी इक्वल टू, एलसीएम आ गया सर 2y, और इधर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, चेक करो, है ना? तो सर रेंज निकालने के लिए यहां पर दो कंडीशन है, y एक तो जीरो नहीं हो सकता, 2y कांट बी इक्वल टू जीरो, तभी ये डिफाइन होगा, तो देयरफॉर y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना? दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो रूट के अंदर बैठा है ना, ये 1 माइनस 4y स्क्वायर, 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, है ना? शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो 1 माइनस 4y स्क्वायर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ये भी डिफाइन नहीं होगा। तो इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर, और अगर मैं 4 को इसके नीचे प्लेस करूं तो 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है? अगर मैं इसको और करके ऐसे लिखता हूं, y स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 1/4, तो यहां से अगर मैं रूट लेता हूं तो y प्लस माइनस स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है? अच्छा सर एक चीज और है, इससे दो कंडीशन मिली मुझे कि पॉजिटिव y स्मॉलर देन इक्वल टू हाफ और नेगेटिव y स्मॉलर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है? अच्छा अब मैं एक बात और कह सकता हूं, y स्मॉलर देन इक्वल टू हाफ, और इस y को मैं उधर भेज दूं नेगेटिव को, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज। मतलब ये हुआ y हाफ या हाफ से छोटा होगा, y माइनस हाफ होगा या माइनस हाफ से बड़ा होगा, रेंज ये दिखा रही है, लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम लॉजिकली चला रहे थे ना, तो आंसर आ रहा था जीरो भी। चेक करो आप भाई, जब लॉजिकली देखा तो ये पता लगा कि यार रेंज तो जीरो भी आ सकती है, x को जीरो रखो y जीरो आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है y जीरो नहीं आएगा, है ना? बात समझे, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं तो यहां से रेंज का पता लग रहा है कि y जो होगा ये जीरो ले लो, ये हाफ ले लो, और ये ले लो माइनस हाफ। तो ये कह रहा है y जो होगा हाफ से छोटा होगा, हाफ से छोटा होगा किस तरफ? इस तरफ। और ये कहता है माइनस हाफ से बड़ा होगा, मतलब इस तरफ, है ना? इन दोनों के बीच की रेंज आ गई। लेकिन ये कहता है जीरो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन लॉजिक तो कह रहा है जीरो होगा। देखो ध्यान से, और वैसे भी दिख रहा है सर, अगर x को जीरो रख दो तो y जीरो आ तो रहा है, तो क्या गड़बड़ ऐसी हमने क्या करी है कि जो y जीरो नहीं होगा वो ये दिखा रहा है? उसका आंसर देखो, ध्यान से देखो, अगर बैक स्टेप चलते हो ना आप, तो आपको पता लगेगा वो ये कारण है। इस स्टेप में दिक्कत है क्या? मैंने कहा डिवाइड बाय y एक वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट। अगर मैंने y से डिवाइड किया है तो मेरे को यहां लिखना चाहिए हियर y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y को जीरो नहीं रखना मैं। डिवाइड बाय y तो मैं कर रहा हूं वेरिएबल से, लेकिन y जीरो नहीं है, यहां पर जीरो नहीं है, तो इस स्टेप की वजह से ये y नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, वरना रेंज जीरो जरूर आएगी। तो मैं इस स्टेप को इग्नोर करूंगा, तो फाइनल में क्या लिखूंगा? रेंज जो होगी वो होगी माइनस हाफ से हाफ। इस स्टेप को मैं इग्नोर करूंगा, विच इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू। तो ये ना तो ऑन टू है ना 1 1 है, एक बात। दूसरी बात, सर ये कैसे पता माइनस हाफ से हाफ तक ही आएगा? ये तो ये भी कह रहा था पॉजिटिव नेगेटिव। आप कुछ भी कर लो बेटा, ध्यान से देखो। सर क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है, आप x को कुछ रखना स्टार्ट करो। आपने x, अगर x को 1 रख दिया ना, तो ये देगा 1 + 1 1/2, तो y जो आएगा हाफ आया, मतलब 1 नहीं आया। अगर x को मैंने 2 रख दिया ना, तो नीचे आएगा 5, तो सर अभी भी 1 नहीं आया। अगर मैंने x को 3 रख दिया तो नीचे आएगा 10, चेक करो। अगर मैंने x को -1 रख दिया तो नीचे आएगा 2, है ना? अगर मैंने x को -2 रख दिया तो नीचे आएगा 5। तो सर अल्टीमेटली जो रेंज आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं माइनस हाफ से हाफ के बीच में आ रही है। 1 भी नहीं पहुंच रहे, हम नहीं पहुंच रहे ना, 1 भी नहीं पहुंच रहे, क्योंकि नीचे स्क्वायर लगा हुआ। ये बात समझ में आ गई थी, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां तक, वो हमारे को अलजेब्रिक बता देता है, ठीक है? दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात और बताता हूं।
सर मैंने यहां से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाया। कुछ बच्चों को लगेगा सर हम यहां से है ना फैक्टर नहीं बना पा रहे, लेकिन हमने तो क्लास 9 10 में पढ़ लिया था डिस्क्रिमिनेंट नाम का मेथड। डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगा सकते थे, तब भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये स्टेप से मैं डिस्क्रिमिनेंट लगाना स्टार्ट करता हूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता था, मेरे को देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का जो होता था, जब हम रूट्स निकालते थे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट यहाँ लेते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही लेते थे ना। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस का 1 है ना। उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वगैरह 1 करने की जरूरत नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाने के लिए जरूरत पड़ती है ना। x निकालने के दो मेथड हो सकते हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल लो या डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ना लगा लो। सर देखो x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू मैंने क्या लिया माइनस बी का मतलब प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी कौन है -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है सर y और c क्या है सर वो भी y अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए अगेन y। तो x इज इक्वल टू यहां पर ये चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं इसको, माइनस ऑफ -1 है ना। अब पूरा लिख देते हैं, ये 1 होगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। और ये स्टेप आपका कहीं नहीं है, देखो ध्यान से ये स्टेप ये रहा, चेक करो ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही लगाओ, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हो जाएगा और यहीं से आप अगर डिस्क्रिमिनेंट लगाते तब भी काम हो जाता, क्योंकि मुझे तो क्या करना है x निकालना है, ठीक है। ये बात आप याद रखना अच्छे से, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये जो फंक्शन होगा इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, लिख लें आप अच्छे से।